महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 भारत की पॉलिटिक्स का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हर तरफ नारा गूंज रहा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन वादे किए गए थे, ब्लैक मनी वापस आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और देश बदल जाएगा। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये जनशक्ति है जिसके सामर्थ्य से भारत का भविष्य बनने वाला है। लेकिन आज 12 साल बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हर वादा पूरा हुआ? ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, बल्कि एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हम जानेंगे कि 2014 से लेकर आज तक बड़े फैसले, कंट्रोवर्सीज और रिकॉर्ड सब कुछ हाईलाइट के हिसाब से देखेंगे। इस पहले पार्ट में हम जानेंगे अच्छे दिन के वादे, ब्लैक मनी का नरेटिव और नोटबंदी की पूरी कहानी। Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साल 2014 भारत की पॉलिटिक्स ये सिर्फ एक इलेक्शन ईयर नहीं था, ये एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन था जहां पर एक तरफ कांग्रेस के लीडर्स गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन और पॉलिसी पैरालाइसिस को लेकर पब्लिक के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी नए वादों के साथ आगे आ रही थी। कैंपेन का सेंट्रल मैसेज सिंपल था, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट का वादा किया जा रहा था जो ब्लैक मनी वापस लाएगी, करप्शन खत्म करेगी, जॉब्स क्रिएट करेगी और भारत को डेवलपमेंट की नई डायरेक्शन देगी। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली और नरेंद्र मोदी भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बने। अब आकर बीजेपी सत्ता में आ चुकी थी और अब भारतीय जनता पार्टी का वो इम्तिहान शुरू होने वाला था जिसका वादा किया गया था। साल 2014 के आसपास इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ब्लैक मनी था। मोदी कैंपेन के अंदर ब्लैक मनी और करप्शन को एग्रेसिवली हाईलाइट किया गया। स्विस बैंक में इंडियन मनी का इशू पब्लिक डिबेट का मेजर पार्ट बन चुका था। मोदी सरकार ने पावर में आने के बाद ब्लैक मनी के खिलाफ एक सिग्नल भी दिया था। 2014 में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी को ब्लैक मनी के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट का मैसेज सिंपल था, जो पैसा इलीगली फॉरेन अकाउंट्स और हिडन एसेट्स में पड़ा था उसे वापस सिस्टम में लाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक अंतर समझना होगा, ब्लैक मनी और कैश दोनों एक चीज नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब है एक ऐसी इनकम या एक ऐसी वेल्थ जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं की गई है। ये कैश में हो सकती है, गोल्ड में हो सकती है, प्रॉपर्टी में हो सकती है, शेल कंपनीज में हो सकती है, फॉरेन अकाउंट्स में हो सकती है। इसलिए ब्लैक मनी को सिर्फ करेंसी नोट्स के साथ जोड़ देना प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देती है। प्रॉब्लम का सबसे बड़ा ड्रामेटिक सॉल्यूशन अगले 3 सालों में दिखने वाला था। साल 2014 के बाद मोदी सरकार के पास सिर्फ ब्लैक मनी का मुद्दा नहीं था, बल्कि अब इंडिया की यंग जनरेशन सवाल पूछ रही थी कि जॉब्स कहां हैं। हर साल लाखों लोग लेबर मार्केट में एंटर कर रहे थे। इलेक्शन कैंपेन में एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक मेजर एक्सपेक्टेशन थी। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा जैसे इनिशिएटिव के
जरिए रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। अब यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, अनाउंसमेंट और जॉब क्रिएशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक स्कीम लॉन्च कर देना और लार्ज स्केल स्टेबल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना दोनों सेम चीज नहीं है। 2014 से 2016 के बीच मोदी सरकार का इकोनॉमिक नैरेटिव डेवलपमेंट के अराउंड बिल्ड हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इकोनॉमी, इन सबको पुश किया गया। जन धन के जरिए बैंकिंग एक्सेस को बढ़ाने की कोशिश की गई। मेक इन इंडिया के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का टारगेट रखा गया और मुद्रा के थ्रू छोटे बिजनेसेस को क्रेडिट देने की डायरेक्शन में काम हुआ। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था, अगर इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट के काफी सारे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। और इसी पीरियड में एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्वाइटली प्रिपेयर हो रहा था, इंडिया की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना आसान नहीं होने वाला था। इंडियन इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कैश बेस्ड और इनफॉर्मल था। छोटे दुकानदार, डेली वेज वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल बिजनेसेस सब कुछ कैश पर चल रहा था। अगर सरकार इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना चाहती थी तो उसे बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेशन और डिजिटल पेमेंट्स को एक्सपेंड करना था। इसका दूसरा साइड ये था, जो इकोनॉमी कैश पर चल रही थी उसमें अचानक से मेजर कैश डिसरप्शन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और फिर आया 8 नवंबर 2016, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशन को एड्रेस किया। अनाउंसमेंट हुआ, मिडनाइट से ही एग्जिस्टिंग 500 और 1000 के नोट्स लीगल टेंडर में नहीं होंगे, यानी नोटबंदी लागू कर दी गई है। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये नॉर्मल इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि ये एक शॉक था। एक ऐसा डिसीजन जिसमें इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन का मैसिव पार्ट रातों रात अनयूजेबल हो गया। गवर्नमेंट ने इसी डिसीजन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बताए, ब्लैक मनी को वापस लाना और फर्जी नोट्स कंट्रोल करना। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद एक और हार्श रियलिटी सामने आई, कैश की शॉर्टेज। मोदी सरकार ने नोटबंदी का तो ऐलान कर दिया, लेकिन अब नोट्स एक्सचेंज करने के लिए पैसा ही कम पड़ गया। एटीएम बंद होने लगे, बैंक्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगने लगी। लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर लोग अपने काम धंधा सारे छोड़ करके जो है ना आते हैं कि 2000 मिल जाए या 4500 मिल जाए, और वो मिलता नहीं। हम 3 दिन से आते हैं, 3 दिन से वैसे ही वापस चले जाते हैं। या 4 दिन हो गए रेगुलर आते आते, कभी कैश खत्म हो जाता है, कभी कोई लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि आदमी आता एंड हो जाता है, 4 बज जाते हैं यहाँ पे। छोटे बिजनेसेस जहाँ पर कैश डेली ट्रांजैक्शन का बेसिक मीडियम था, उनके ऊपर तुरंत प्रेशर आया। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि उसकी इनकम और रोज के खर्चे डायरेक्टली कैश से कनेक्टेड थे। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि शॉर्ट टर्म पेन के बाद लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा। आइडिया ये था कि अगर अनअकाउंटेड कैश सिस्टम के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा तो पैसा सिस्टम की रेडार पर आ जाएगा। अगर किसी के पास पैसा है और वो ये नहीं समझ पाया कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो उसे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर काला धन कैश के फॉर्म में है तो उसे नोटबंदी से डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा। 2014 में वादा किया गया था, करप्शन पर अटैक होगा, ब्लैक मनी के खिलाफ एक्शन होगा, नौकरियां मिलेंगी और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। साल 2016 तक गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्ट्रक्चर रिफॉर्म स्कीम लॉन्च की, लेकिन रोजगार का सवाल अभी भी पूरी तरीके से हल नहीं हुआ था। 2014 में पब्लिक ने एक वादे पर वोट दिया था, किस पर? अच्छे दिन। 2016 में पब्लिक ने एक शॉक एक्सपीरियंस किया, नोटबंदी। 2014 से लेकर 2016 तक कहानी का एंड सिर्फ नोटबंदी पर नहीं होता, बल्कि इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। साल आता है 2017। अब इंडिया 2014 वाले पॉलिटिकल एक्साइटमेंट से आगे बढ़ चुका था। नोटबंदी का झटका अभी खत्म ही हुआ था और जीएसटी इकोनॉमी में एंटर कर चुका था, और गवर्नमेंट अपने आप को एक ऐसी गवर्नमेंट के रूप में प्रेजेंट कर रही थी जो पुराने इंडिया का सिस्टम फंडामेंटली चेंज करना चाहती थी। और इसी पीरियड में एक और कहानी साइलेंटली प्रिपेयर हो रही थी, पावर, मनी और इंस्टीट्यूशन के रिलेशनशिप की कहानी। सवाल अब ये नहीं था कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रही है, बल्कि अब सवाल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से मिल रही है, और क्या पब्लिक को ये जानने का हक है कि उनकी गवर्नमेंट तक पहुंचने वाली पॉलिटिकल मनी का सोर्स क्या है। साल 2017 के बजट में एक कम्प्लीटली न्यू पॉलिटिकल फंडिंग मैकेनिज्म अनाउंस हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देने वाला एग्जिस्टिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बैंकिंग चैनल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया था, जिसे एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए यूज किया जा रहा था। डोनर बैंक से परचेज करता और पॉलिटिकल
पार्टी उसे निर्धारित समय पर एनकैश करती और पब्लिक डिस्क्लोजर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि नागरिकों को डायरेक्टली नाम पता ही नहीं चलता था कि डोनर कौन है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। बैंकिंग चैनल में ट्रांजैक्शन करना और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी दोनों अलग चीज हैं। अगर पैसा बैंक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है और पब्लिक ये नहीं जान सकती किस कंपनी या किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दिए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी का एक्चुअल लेवल क्या है। साल 2014 के अमेंडमेंट्स ने पॉलिटिकल डोनेशंस के रूप में मेजर चेंजेस किए। कंपनीज के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर पुराने लिमिट्स को रिमूव किया गया और पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन सोर्स फंडिंग रिसीव करने के रूल्स में भी चेंजेस आए। गवर्नमेंट ने इस पॉलिटिकल फंडिंग को फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट बनाने का डायरेक्शन बताया। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफिशियली सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये स्कीम इंडियन पॉलिटिकल का सबसे कंट्रोवर्शियल मैकेनिज्म बन गई। Electoral bonds. After all the delays, all the legal tussles and all the political fights, the data is out. The Supreme Court there slamming the SBI, the State Bank of India, for not disclosing the full data when it comes to the electoral bonds. A 5-judge bench scrapped India's electoral bonds. They have to just submit the details of the donors and the details of the parties which redeemed the bonds on the other hand. एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि वोट किस पार्टी को दिया है, बल्कि आदर्श नागरिकों को ये भी जानने का अधिकार है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को आर्थिक रूप से कौन समर्थन कर रहा है। और इसी सवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के लिए उनके आर्टिकल 19(1)(a) का मेजर पार्ट है और गुमनाम राजनीतिक फंडिंग के फ्रेमवर्क ने वोटर्स की सूचना का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड पर स्ट्राइक डाउन कर दिया और फिर जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक हुआ। और फिर आती है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की कहानी। 2017 से लेकर 2019 के पीरियड में इंडियन बैंक संचित तनाव से निपट रही थी। इसी एनवायरमेंट में पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी केस ने नेशनल अटेंशन कैप्चर की। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिसमें विदेशी शाखाओं के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने का आरोप लगाया था। नीरव मोदी के खिलाफ संबंधित संस्थाओं ने जांच की और बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। इस घोटाले की शिकायत दर्ज की गई थी 29 जनवरी 2018 को और 9 जनवरी 2018 तक नीरव मोदी देश छोड़कर भाग चुका था। अब हम जैसे अगर सिस्टम पर सवाल उठाएं तो अंधभक्त बुरा मान जाएंगे। सरकार के वादे शायद सक्सेसफुल हो चुके थे क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक भारत ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई क्योंकि 2019 में बीजेपी और ज्यादा पावरफुल मैंडेट के साथ वापस आने वाली थी। आर्टिकल 370, CAA, कोविड-19 और फॉर्म लॉस, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।